हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोलॉजी का टॉप 20 सीरीज अभी फिलहाल चल रहा है, जिसका ये थर्ड पार्ट आज रहने वाला है, यानी कि थर्ड पार्ट रहने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अभी हम लोग पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पहला तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, फिर क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, तब जाके क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डिटेल्ड नोट ऑन। डिटेल्ड नोट लिखना है। उसमें दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में अक्सर आपके पूछे जाते हैं और ऑप्शन रहता है कोई एक के ऊपर लिखो। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग अपने तैयारी को, क्योंकि एग्जाम के ऐसा तो नहीं ये क्वेश्चन है कोई एक पढ़ाएंगे, हम तो दोनों पढ़ाएंगे, है कि नहीं। हाँ, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है ड्रग एब्जॉर्प्शन। क्या होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। दूसरा क्वेश्चन है बायो अवेबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेबिलिटी। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप यही जान लो कि हर एक लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टॉप 20 सीरीज का कोई ऐसा लेक्चर नहीं है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। एकदम 100% क्वेश्चन फंसेंगे, इसलिए आपको जरूरी है देखना। रिकॉर्डेड लेक्चर, जैसे जो बच्चे लाइव देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जो रिकॉर्डेड लेक्चर चाहते हैं तो लगभग 2 से 3 घंटे, 1 से 1.5 या 2 घंटे के बाद आपका लाइव क्लासेस वाले सेक्शन में जो आपका आ जाता है रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है। अगर आप बोलोगे फोल्डर में आना, तो फोल्डर में नेक्स्ट डे आता है, आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद वो फोल्डर में आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो तो लाइव क्लासेस वाले फोल्डर में रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाता है, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। चलो भैया, सबसे पहले हम लोग ड्रग एब्जॉर्प्शन समझते हैं एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करने का काम करता है। देखिए भैया, फार्माकोकाइनेटिक्स की मैं बात करूं तो आपका जो फार्माकोलॉजी है इसमें दो मेन ब्रांचेज हैं, मैंने पढ़ाया था। हाँ, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। यस सर, हमने पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक, PKPD। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है, ऐसा कुछ पढ़े थे। हाँ, जबकि फार्माकोडायनेमिक में पढ़ते थे ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है, ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है। तो एक्चुअली फार्माकोकाइनेटिक में हम लोग पढ़ते थे बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है। अच्छा, बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है, तो ड्रग के साथ 4 चीजें करता है। 4 चीजें वो क्या क्या है बताओ? ADME, सब लोग को पता है क्या क्या करता है सर? ADME। ADME का मतलब क्या हुआ सर? A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म, E फॉर एक्सक्रीशन। जबकि फार्माकोडायनेमिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है। इसका मतलब है ड्रग का इफेक्ट हम लोग देखते हैं। ड्रग का इफेक्ट, इफेक्ट मतलब है ड्रग का असर क्या हो रहा है बॉडी में, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, एडवर्स इफेक्ट देखते हैं, थेरेपेटिक इफेक्ट देखते हैं। ये सब फार्माकोडायनेमिक्स में देखते हैं। तो मैं इतना इसलिए बता रहा हूं कि आपका जो ये पार्ट आप एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हो, ड्रग एब्जॉर्प्शन, बताओ पूछा जाएगा आपसे, ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है ड्रग एब्जॉर्प्शन किसके अंतर्गत आता है, फार्माकोकाइनेटिक के अंतर्गत या फार्माकोडायनेमिक के अंतर्गत। आप लोगों से मेरा सवाल है, शॉर्टकट में जवाब देना, PK या PD, जवाब दो। ड्रग एब्जॉर्प्शन किसके अंतर्गत आता है, फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोडायनेमिक? जवाब दो सारे बच्चे, जवाब दो। फार्माकोकाइनेटिक के अंतर्गत आता है। कैसे जाने? तो हमने बताया था फार्माकोकाइनेटिक में 4 चीजें की स्टडी होती है, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। इसमें अभी हम लोगों को एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग। अच्छा, जब भी हम कोई दवा खाते हैं तो वो किस तरीके से हमारे शरीर में क्या कुछ करता है वो समझना। सबसे पहले आप जब दवा खाते हो, कोई भी दवा खाते हो, मेडिसिन खाते हो, तो उसके 4 स्टेप होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं। क्या क्या होते हैं सर, क्या क्या होते हैं? तो जब भी आप कोई दवा खाते हो तो वो उसमें 4 स्टेप होता है। एक होता है A, दूसरा होता है D, है ना, ME। सबसे पहले जब दवा खाते हो तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन यानी कि उसका ब्लड में पहुंचना, ठीक है। हाँ, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना, जहां पर उसको एक्शन शो करना है वहां तक पहुंचता है और वहां जाके एक्शन शो करता है। फिर उसका चूंकि एक्शन शो कर चुका है तो अब उसके शरीर में रहना तो नहीं है, उसको बाहर भी निकलना है। हाँ,
अब बाहर निकालने के लिए उस दवा को मेटाबोलाइज करना पड़ता है, तो उसके लिए होता है मेटाबोलाइजेशन। फिर वो दवा मेटाबोलाइज होने के बाद चूंकि इनएक्टिव हो जाता है तो उसको फिर शरीर से बाहर निकालना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। खास करके यूरिन के द्वारा दवा शरीर से बाहर निकलती है। अगर नहीं निकलेगी तो वो शरीर में टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, जहरीला प्रभाव कॉज करेगा, है ना। हाँ, तो ये एक्चुअली फार्माकोकाइनेटिक का पार्ट है, वही लिखा हुआ है एडीएमई, यानी एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रीशन होता है। चूंकि आज के क्लास का टॉपिक है, आज के क्वेश्चन का टॉपिक है सबसे पहले ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन और कितने टाइप्स का होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो भैया, अब है सबसे पहले समझते हैं क्या होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सर अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। जैसे एक डायग्राम से समझो, जब भी आप कोई दवा मान लो ओरली लेते हो तो वो आपके क्या होता है, जीआईटी में जाता है, वो दवा यहाँ पे टूटता है ना, टूट के ब्रेक डाउन हो गया, फिर उसके बाद वो ब्लड तक पहुँचता है। तो यही ब्लड तक पहुँचने की प्रक्रिया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुँचने की प्रक्रिया आपका एब्जॉर्प्शन कहलाता है। अगर आप मान लो IM इंजेक्शन लिए, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लिए, तो मांसपेशी में जाके दवा दिया जाता है। अब सारे बच्चे बताएंगे कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कितने डिग्री के एंगल पे दिया जाता है? 90 डिग्री के एंगल पे दिया जाता है, एकदम सीधा स्ट्रेट, है कि नहीं। हाँ, तो वो मसल्स में जाता है, तो उसको भी एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाना है। तो मसल्स से भी, मतलब कहीं पे भी कोई भी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन उसका ब्लड तक पहुंचना, अगर सबलिंगुअल रूट से दवा दिया गया, जीभ के नीचे रखा गया, वो भी दवा एब्जॉर्ब होती है, ब्लड तक पहुंचती है। यानी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका दवा पहुंचना ब्लड में है, तो ब्लड में पहुंचने की प्रक्रिया यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने की प्रक्रिया आपका एब्जॉर्प्शन कहलाती है। समझिए बात को। देखो, कुछ दवाएं पेट से एब्जॉर्ब होती है, कुछ दवाएं इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती हैं, है कि नहीं। हाँ, तो वही वाली बात बोल रहा है। एब्जॉर्प्शन क्या है? इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यानी चाहे उसका साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी हो, यानी किसी भी तरीके से दवा लिया गया हो, लेकिन उसका ब्लड तक पहुंचने की प्रक्रिया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब ही होता है ब्लड, ब्लड तक पहुंचने की प्रक्रिया ड्रग एब्जॉर्प्शन कहलाती है। अरे समझे बात को। हाँ, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, क्या होता है एब्जॉर्प्शन? मूवमेंट है ड्रग का फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचने की प्रक्रिया ड्रग एब्जॉर्प्शन कहलाती है। करेक्ट। हाँ, ड्रग एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है सर? ड्रग एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। वही वाली बात है। ड्रग एब्जॉर्प्शन का मतलब है मूवमेंट ऑफ ड्रग, ड्रग पार्टिकल जो भी दवा है उसको मूव करना, कहाँ तक? ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचना आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी दवा को लेने के बाद, है ना, ब्लड तक पहुंचने की प्रक्रिया एब्जॉर्प्शन कहलाती है। चलो हिंदी में देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन को हिंदी में कहते हैं अवशोषण। एब्जॉर्प्शन वह प्रक्रिया है जिसमें दवा अपने प्रशासन स्थल यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी जगह है, यानी जहां से उसको दवा एडमिनिस्टर किया गया है, सिस्टेमिक परिसंचरण यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में प्रवेश करती है। और आसान शब्दों में समझो, दवा अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें दवा दिए जाने के बाद रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है, रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है। ठीक है। यह है ड्रग एब्जॉर्प्शन। समझ गए। अब टाइप्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, अलग अलग प्रकार के ड्रग एब्जॉर्प्शन होते हैं। जैसे कुछ ड्रग एब्जॉर्प्शन, क्योंकि देखो यहाँ पे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, चूंकि ब्लड वेसल्स में एंटर करना है तो ब्लड इसके मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा। और अगर जो मान लो पेट से ही एब्जॉर्ब हो रहा है तो यहाँ पे इस मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करना होगा। क्रॉस करने के लिए मेथड होता है, जैसे कुछ पैसिव डिफ्यूजन होते हैं, कुछ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, कुछ क्या कहते हैं आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, है ना। हाँ, जैसे मान लो ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इससे पास होने के लिए सबसे बेसिक, सबसे कॉमन तरीका होता है पैसिव डिफ्यूजन। क्या होता है? पैसिव डिफ्यूजन। यहाँ पर एनर्जी खर्च नहीं होती है। क्या एटीपी खर्च होता है? नो। और ये याद रखना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है। अगर यहाँ पे ड्रग ज़्यादा है तो इस पार में कम है तो ऑटोमेटिक है उधर से इधर आ जाएगा। ठीक है। हाँ, इसको कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन। ये मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन का अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। अच्छा, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या है? आपके बॉडी किससे बने हुए हैं? सेल से, और सेल के मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वही है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ठीक है। हाँ, तो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है ड्रग के एब्जॉर्प्शन का, कौन सा बताओ? एक्टिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या पैसिव डिफ्यूजन, या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऐसे ऑप्शन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जवाब देना है
कि पैसिव डिफ्यूजन इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर ड्रग एब्जॉर्प्शन अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ड्रग कहाँ से कहाँ मूव करता है? ड्रग मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, हाई से लो, यानी कि अगर जिधर ज़्यादा मात्रा है उधर से कम मात्रा की ओर क्या कहते हैं मूव करता है, यानी अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब आप समझ गए, कंसंट्रेशन में अंतर होगा, एक तरफ ज़्यादा होगा एक तरफ कम होगा। मैं छोटा हो जाता हूँ थोड़ा, एक तरफ ज़्यादा होगा एक तरफ कम होगा, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आएगा, कोई भी चीज़ें ज़्यादा से कम की ओर आएंगी तो बहुत इजीली आ जाएगा, कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी। डो नॉट रिक्वायर्स एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं होती है, और कैरियर प्रोटीन, ना ही कोई कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। डिपेंड्स ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी, ये सिर्फ लिपिड सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है कि ड्रग कितना लिपिड सॉल्युबल है। क्योंकि आपका बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, सुने होंगे आपने। हाँ, वही वाली बात है कि दवा, चूंकि मेम्ब्रेन लिपिड का बना हुआ है तो दवा भी वही पार कर पाएगा जो लिपिड सॉल्युबल होगा, यानी लिपिड में घुलनशील होगा। तो दवा कितनी लिपिड सॉल्युबिलिटी है, जितना अच्छा लिपिड सॉल्युबिलिटी उतना इजीली मूव कर जाएगा। मॉलिकुलर साइज पे भी डिपेंड करता है, बहुत बड़ा पार्टिकल है तो जल्दी मूव नहीं कर पाएगा। एंड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, यस, वो आयनाइजिंग है या आयनाइजिंग है ना। हाँ, जो नॉन आयनाइज्ड ड्रग होते हैं, आयनाइज्ड वो होते हैं जो वाटर सोल्यूबल है, जैसे पानी में घुला टूट गया, आयन बन गया, वो जल्दी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो नॉन आयनाइज्ड ड्रग हैं यानी लिपिड सॉल्युबल ड्रग हैं, वो इजीली क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन को। क्यों? क्योंकि लिपिड से ही बना हुआ है आपका बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। चूंकि ये दवा भी लिपिड सॉल्युबल है तो उसमें घुल करके आराम से पास हो जाएगा। और जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं वो नॉन आयनाइज्ड ड्रग होते हैं, वो आयनाइज नहीं होते हैं, जबकि वाटर सॉल्युबल ड्रग आयनाइज्ड ड्रग होते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है जैसे एस्पिरिन, स्टेरॉइड्स और मैनी एनेस्थेटिक्स, ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनका पैसिव डिफ्यूजन होता है, जिनका है ना पैसिव डिफ्यूजन होता है। समझ गए बात को? यानी कि पैसिव डिफ्यूजन में बोल रहा है मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है ड्रग एब्जॉर्प्शन का अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ड्रग मूव करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, यहाँ पे कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, ना ही कोई कैरियर प्रोटीन की जरूरत है। डिपेंड करता है लिपिड सॉल्युबिलिटी और मॉलिकुलर साइज पर और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पर। नॉन आयनाइज्ड या लिपिड सॉल्युबल ड्रग क्रॉस करता है मेम्ब्रेन को आसानी से। एग्जाम्पल में एस्पिरिन, स्टेरॉइड्स और बहुत सारे एनेस्थेटिक्स हैं। पैसिव डिफ्यूजन की मैं बात करूं, पैसिव डिफ्यूजन निष्क्रिय विसरण, दवा अवशोषण का सबसे सामान्य तरीका है। यस, दवा उच्च से निम्न सांद्रता की ओर जाती है, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर जाती है। ऊर्जा और कैरियर की आवश्यकता नहीं होती है। लिपिड घुलनशीलता अणु आकार और आयनीकरण पर निर्भर करता है। नॉन आयनाइज्ड ड्रग जितने भी होते हैं और लिपिड घुलनशील दवाएं होती हैं वो आसानी से पार होती हैं। एग्जाम्पल में एस्पिरिन और स्टेरॉइड। समझ में आ गया? हाँ, ये सबसे कॉमन मेथड था। अब एक मेथड होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक तो एक्टिव डिफ्यूजन क्या था, जो पैसिव डिफ्यूजन था वो ड्रग खुद ही आपका हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आ गया। फैसिलिटेटिव में क्या होता है, यहाँ पर एक कैरियर प्रोटीन पाया जाता है, एक प्रोटीन पाया जाता है, और उसी प्रोटीन के माध्यम से ये भी दवा वैसा ही होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ही आएगा, लेकिन एक कैरियर प्रोटीन के द्वारा आएगा, एक प्रोटीन चैनल बना होगा उसके माध्यम से आएगा। इसके लिए अलग फैसिलिटी दी जाती है। यहाँ पे भी कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, यहाँ पे भी कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, क्योंकि इसका नाम भी है वही है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाम छूट गया, मैं लिख देता हूँ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी एक प्रकार का डिफ्यूजन मेथड है, यानी यहाँ पर बस एक अलग चीज होगा कि यहाँ एक कैरियर प्रोटीन की जरूरत है बस। अनिश गुप्ता कह रहे हैं आयनाइज और नॉन आयनाइज। आयनाइज होना यानी ब्रेक हो जाना, जैसे आपका NaCl है, जैसे ये NaCl है, ये आयनाइज हो जाता है तो Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आयनाइजेबल हो गया। नॉन आयनाइजेबल यानी ये टूटे ही नहीं, है ना। हाँ, तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग टूटते नहीं हैं तो वो इजीली क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, नाम याद रख लो कि जो नॉन आयनाइज्ड ड्रग होते हैं वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं। फैसिलिटेटेड रिफ्यूजन, ड्रग ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन, यहाँ पे एक स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन की मदद से ड्रग ट्रांसपोर्ट होता है। यस, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ कोई एनर्जी की खर्च होती है नहीं, यहाँ पे कोई एनर्जी खर्च नहीं होता है।
मूवमेंट ऑकर्स अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे भी मूवमेंट कैसे होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है, यानी हाई टू लो, हाई टू लो, ठीक है। हाँ, सो सेलेक्टिवली एंड सैचुरेशन लिमिटेड नंबर ऑफ कैरियर्स, यस, कुछ सेलेक्टिवली चीज़ें ही यहाँ से पास कर पाती हैं। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में ऑकर इफ सिमिलर ड्रग्स आर यूज सेम कैरियर, अगर मान लो एक ही कैरियर से दो ड्रग मॉलिक्यूल पास होता है तो वहाँ कंपटीशन हो सकता है कि नहीं भाई हम जाएंगे तो बोलेगा हम जाएंगे। अरे एक नदी है, वहाँ पे एक नाव है, आपको भी पार होना है, उसको भी पार होना है, और एक नाव में एक ही आदमी बैठ सकता है, तो ऐसे कंडीशन में कंपटीशन हो जाएगा ना कि नहीं हम बैठेंगे तो वो हम बैठेंगे, तो यहाँ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हो सकता है, ठीक है। हाँ, जैसे एग्जाम्पल में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होना और कुछ विटामिन के ट्रांसपोर्ट होने के लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मेथड अपनाया जाता है, ठीक है। अब उसी को हिंदी में लिखा हुआ है, देखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सहायता प्राप्त विशरण, यहाँ पे एक अलग से सहायता मिलती है कैरियर प्रोटीन का, विशेष कैरियर प्रोटीन की सहायता से दवा का परिवहन होता है, ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पे भी नहीं होती है, उच्च से निम्न सांद्रता की ओर गति होती है, चयनात्मक और सेचुरेशन दिखाता है, सामान्य दवाएं प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं यानी कंपटीशन कर सकती हैं, उदाहरण के लिए ग्लूकोज और कुछ विटामिन के ट्रांसपोर्ट इस मेथड से होते हैं। संदीप विश्वकर्मा सर, आप अपने आप को ऐप को सही करिए, ब्लूटूथ में वॉइस नहीं आ रही है। अगर ब्लूटूथ में वॉइस नहीं आ रही है आपके फ़ोन में तो आप कट करके फिर से ज्वाइन कीजिए, सही हो जाएगा। कट करके नहीं, सॉरी, ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए, अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कीजिए लॉगिन करके, तो आपका हो जाएगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है, हो जाएगा। बाकी सारे बच्चों में सही आ रही है, और जिसमें संदीप आप में नहीं हो पा रहा है तो मैं क्या करूँ, अब आपके फ़ोन में इशू आ रहा है, अब देखो सारे बच्चे में हो जा रहा है। अच्छा, कि कुछ बच्चे में है, देखो यहाँ पे समस्या यही है कि कुछ बच्चे में ऐप में ब्लूटूथ में आवाज़ आती है, किसी में नहीं आती है, तो प्रॉब्लम पता ही नहीं चल पा रहा है क्या है। जैसे मैं अपने फ़ोन में ब्लूटूथ लगाऊंगा, आवाज़ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आपके फ़ोन में कुछ सेटिंग वगैरह उसको सही करवाइए, फिर सही करिए। हाँ, कुछ बच्चों में प्रॉब्लम है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। आप ब्लूटूथ हटाइए, बिना ब्लूटूथ के सुनिए। अब इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता नहीं चल पा रहा है, कुछ बच्चों में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर ऐप को अपडेट नहीं किए तो अपडेट कर लीजिए। कुछ बच्चों का देखिए सब सही है, बोल रहे हैं मेरा सही है। फाजुल से कह रहे हैं रीस्टोर करो ठीक हो जाएगा, मेरा भी सही था, सेम था। यानी कि फाजुल जी में भी यही दिक्कत आ रही थी, तो रीस्टोर करने का ऑप्शन होता है, रीस्टोर कर दीजिए। जो भी आप डाउनलोड, है ना, ये सब चीज़ें। अमन गुप्ता कह रहे हैं सर पार्ट 2 की वीडियो नहीं दिख रही है। अगर पार्ट 2 की वीडियो देखनी है, इन केस मैं आपको बताता हूँ, चलो आप लोग नए बच्चे हो, मुझे बताना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, जब आप ऐप पर आते हो, मेरे फ़ोन में यहाँ ऐप ओपन है, ठीक है। अब जब ऐप ओपन है, ये लैपटॉप में ओपन किया हूँ, सेकेंड ईयर के क्रैश कोर्स में आ जाते हैं, या तो फुल कोर्स में, किसी में भी देख लेना। जैसे मैं क्रैश कोर्स में ही आता हूँ, तो आपको फोल्डर में अगर नहीं दिख रहा है, फोल्डर में बाद में आएगा, तो आप मान लो 24 घंटे बाद आता है फोल्डर में, आपको तुरंत से कहाँ मिलेगा, 1 से 2 घंटे के अंदर रिकॉर्डेड। तो ये लाइव क्लास रिकॉर्डिंग का एक सेगमेंट आता है आपके फ़ोन में, लाइव क्लासेस वाला सेगमेंट आएगा। जब उसमें क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे सारा लेक्चर जो भी हुआ है, जैसे सुबह में HCP टॉप 20 पार्ट 2 आया ना, देखो फार्माकोथेरेपेटिक्स पार्ट 2 आया ना, वैसे फार्माकोलॉजी पार्ट 2 कौन कहता है नहीं आ रहा है, देखो 2 अप्रैल को क्लास चली है, दिखा रहा है ना, 42 मिनट 54 सेकेंड की क्लास है, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, देखो, है ना, समझ गए, तो वहाँ से आप देख सकते हो। चलो थोड़ा सा ऐप में छानबीन करोगे सब मिल जाएगा। चलो शुरू करें। हाँ, अब है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया, अब है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यहाँ पर याद रखना मेटाबॉलिक एनर्जी ATP खर्च होता है। अच्छा, ATP खर्च होता है, और यहाँ पे किसी प्रकार कुछ स्पेशलाइज्ड कैरियर प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, यानी एक कैरियर प्रोटीन की भी आवश्यकता हो रही है, और यहाँ पे एनर्जी भी खर्च हो रहा है, ATP भी खर्च हो रहा है।
ड्रग कैन मूव अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी यहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में जाकर के ही हो सकता है, क्योंकि एनर्जी खर्च हो रहा है। देखो अगर कहीं पे ज़्यादा चीज़ है, इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो जाहिर सी बात है वास्तविकता अपने आप इधर लुढ़क जाएगी। लेकिन अगर इधर से उधर जाना हो, कम से ज़्यादा की ओर, तो एनर्जी चाहिए होता है। यस, तो ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी लो टू हाई, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव कराता है ड्रगों को। हाईली सेलेक्टिव एंड सैचुरेबल प्रोसेस है, कैन बी इनहिबिटेड बाय मेटाबॉलिक पॉइजन्स और कॉम्पिटिटिव ड्रग्स, इंपॉर्टेंट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सर्टेन ड्रग्स। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सर्टेन ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन इसी मेथड से होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लीवोडोपा हो गया, आयरन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, इस सब के एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी की खर्च होती है ना। हाँ, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या बोल रहा है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अच्छा बताओ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होता है या नहीं होता है, सब लोग बताइए। एक बच्चा पूछ रहा है, वर्तिका जायसवाल पूछ रही है एटीपी क्या होता है। एटीपी एक्चुअली एनर्जी का करेंसी है। जैसे आप कहते हो ना रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, पैसा गिनने का तरीका है। चावल खरीदते हो तो 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, वैसे एनर्जी को गिनने का तरीका है। 1 एटीपी, 2 एटीपी, 4 एटीपी, 10 एटीपी एनर्जी का यूनिट है। एटीपी का फुल फॉर्म याद रख लेना, एडिनोसिन 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 ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। विशेष कैरियर प्रोटीन का उपयोग होता है, बहुत बढ़िया। कम से अधिक सांद्रता की ओर भी परिवहन संभव है, करेक्ट। अधिक चयनात्मक और सीमित क्षमता वाला होता है। मेटाबॉलिक विष या फिर प्रतिस्पर्धा दवाओं में प्रभावित होती है, यानी पोषक तत्व यानी कुछ दवाओं के अवशोषण में महत्वपूर्ण है, जैसे लिवोडोपा और आयरन जैसी दवाओं का एब्जॉर्प्शन इसी माध्यम से होता है। एस खान कह रहे सर नोट्स बना लूँ, नोट्स बनाना लेकिन क्लास के बाद पीडीएफ से, ना कि क्लास में। एक मेथड होता है इंडोसाइटोसिस या तो पिनोसाइटोसिस। यहाँ पे क्या होता है, इंडोसाइटोसिस में क्या होता है, जैसे ये आपका सेल है, सेल में अगर कोई ड्रग मॉलिक्यूल आया तो ये ड्रग मॉलिक्यूल उसके शेप का अपना वेसिकल बना लेता है, अपने अंदर ऐसा वेसिकल बना लेता है और फिर उसको ड्रिंक कर लेता है, उसको ले लेता है, इनगल्फ कर लेता है और फिर वापस मिल जाता है, इससे सेल के अंदर वो आ जाती है। तो ये तरीका है, यानी यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज, जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, कॉम्प्लेक्स और लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, उनके लिए जो मेथड अपनाया जाता है वो है इंडोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस। सेल मेम्ब्रेन इनगल्फ द ड्रग फ्रॉम फॉर्मिंग वेसिकल, यानी सेल अपने अंदर एक वेसिकल बनाता है, यानी एक छोटा सा खोपचा टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है और खोपचे में ले लेता है उसको, है ना। हाँ, यहाँ एनर्जी की जरूरत होती है, यस, रिक्वायर्स एनर्जी। स्लो एंड लेस कॉमन मैकेनिज्म, स्लो प्रोसेस होता है और बहुत कम देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन बेस्ड ड्रग, हाँ कुछ प्रोटीन बेस्ड ड्रग होते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल में विटामिन B12 विथ इंट्रिंसिक फैक्टर और सम वैक्सीन, कुछ वैक्सीन हैं जो इस मेथड से होते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई, इंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस बड़े और जटिल अणुओं के अवशोषण के लिए होता है। किसके लिए होता है, बड़े और जटिल अणुओं के अवशोषण के लिए होता है। कोशिका झिल्ली दवा को घेर कर वैक्सीन वेसिकल बनाती है, करेक्ट। कोशिका झिल्ली क्या करती है, दवा को घेर करके वेसिकल बनाती है। मैंने बताया था ना, अगर दवा है, ये कोशिका झिल्ली है, तो ये इस तरीके के वेसिकल बना लेंगी एंड इसको घेर लेता है और फिर इनगल्फ कर लेता है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, धीमा और कम सामान्य तरीका है। प्रोटीन आधारित दवाओं के लिए बड़े अणुओं में महत्वपूर्ण है। उदाहरण विटामिन B12 और कुछ वैक्सीन इस मेथड से होते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या क्या समझे भाई, समझो क्या क्या समझे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी कि जिस भी रूट से आप उसको एडमिनिस्टर करो उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक के पहुंचने के तरीके को, है ना, वो होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन का अलग अलग टाइप्स है, पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है, पैसिव, एक सेकेंड, आशुतोष कुमार कह रहे सर प्रीवियस ईयर पेपर में पढ़ाए हो, 2025 का क्वेश्चन है। यस, 2025 में जो सॉल्यूशन मैंने कराया था वहाँ पे पढ़ाया था, वहाँ पे भी पूछा गया था, पूछा जाता है। और जो बच्चे बोल रहे हैं फुल कोर्स में नहीं था, आपको मैं लेक्चर नंबर बता देता हूँ, जाके चेक कर लेना, पता दिख जाएगा। चैप्टर नंबर 1 जनरल फार्माकोलॉजी का लेक्चर 4 या 5 में देख लेना, ड्रग एब्जॉर्प्शन मैंने पढ़ाया था।
वहाँ पे ड्रग एब्जॉर्प्शन के मेथड हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, ये सब पढ़ाया गया है। ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है, एक्टिव में खर्च होता है एनर्जी, फैसिलिटेड में कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। चलो अब फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है ना, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करने का काम करता है। तो देखो भाई, ड्रग का फिजिकल स्टेट देखा जाता है ड्रग का, कि ड्रग का फिजिकल स्टेट क्या है, उसके आधार पर कि भाई ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड आर वेल एब्जॉर्ब देन सॉलिड। यस, अगर ड्रग लिक्विड, मान लो आपके पास टैबलेट है और सिरप है, तो बताओ कौन जल्दी एब्जॉर्ब होगा। तो टैबलेट पेट में जाएगा, पहले घुलेगा, टूटेगा, डिसइंटीग्रेट होगा, तब ना एब्जॉर्ब होगा। ये सिरप क्या है, लिक्विड फॉर्म में, तुरंत से एब्जॉर्ब हो जाएगा। बताओ टैबलेट और सिरप में कौन जल्दी एब्जॉर्ब होगा। तो जाहिर सी बात है सिरप होगा, क्योंकि सिरप लिक्विड है। तो वही बोल रहा है फिजिकल स्टेट, ड्रग का फिजिकल स्टेट कैसा है, लिक्विड है या सॉलिड है। तो जो ड्रग लिक्विड स्टेट में है मतलब वो जल्दी अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे देन सॉलिड। ठीक है। पार्टिकल साइज पर भी डिपेंड करता है, स्मॉलर पार्टिकल साइज इज हैविंग बेटर एब्जॉर्प्शन, यानी जो छोटे पार्टिकल के साइज होते हैं, स्मॉलर पार्टिकल साइज होते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन बढ़िया होगा, और जो बड़ा साइज होगा उसका कम होगा। कंसंट्रेशन, हाइयर कंसंट्रेटेड ऑफ ड्रग आर क्विकली एब्जॉर्ब देन डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर हाईली कंसंट्रेटेड है यानी गाढ़ा सॉल्यूशन है, तो गाढ़े सॉल्यूशन से आसानी से ड्रग एब्जॉर्ब होगा, बल्कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में नहीं हो पाएगा। सॉल्युबिलिटी की मैं बात करूं तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग इजीली एब्जॉर्ब होता है कंपेयर टू वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, यानी कि वाटर सॉल्युबल के कंपैरिजन में जो आपका लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो इजीली एब्जॉर्ब होता है। ये कुछ फैक्टर्स हैं। हाँ, एब्जॉर्बिंग सरफेस भी पर भी डिपेंड करता है, यानी ड्रग्स कैन बी बेटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन देन फ्रॉम द स्टोमक। स्टोमक के कंपैरिजन में, यानी पेट के कंपैरिजन में स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन सरफेस बड़ा होता है, इसलिए वहाँ अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है बिकॉज ऑफ लार्ज सरफेस एरिया। पीएच ऑफ द ड्रग, यस, एसिडिक ड्रग बेटर एब्जॉर्ब इन द स्टोमक, क्योंकि स्टोमक में एसिडिक माहौल होता है, पता है ना। आपके पेट में माहौल कैसा होता है, पीएच एसिडिक होता है, तो एसिडिक ड्रग एसिडिक माहौल में ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। जैसे एग्जांपल में सेलिसाइलेट्स हैं। जबकि बेसिक ड्रग्स हैं वो बेटर एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन में। कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। जैसे एग्जांपल में इफेड्रीन, क्या है, इफेड्रीन। ठीक है। हाँ, अब उसी को हिंदी में पढ़ते हैं। दवा अवशोषण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। देखो भाई, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, उसको रिपीट कर करके पढ़ाऊँगा, टेंशन ना लो, समझाऊँगा। आप पहली बार पढ़ रहे होगे तो शायद एक बार में दिमाग में सेट नहीं होती है, चीज़ें दोबारा देखनी पड़ जाए, देख लेना, मैं दोबारा बता दूंगा, घबराओ नहीं, बस सुनो। शुरू से नहीं पढ़े हो तो ये नुकसान होगा। जो फुल कोर्स वाले बच्चे हैं उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा, सब कुछ उनको समझ में आ रहा होगा। बताओ, है ना। विकास पाल करे यही टॉप 20 करके पास हो जाएंगे सर, हम आपको टॉप करा देंगे, यहां से क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं, है ना। ये टॉप 20 पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे। जो फुल कोर्स वाले बच्चे हैं उनको मजा आ रहा होगा, कारण क्योंकि वो सब कुछ पढ़े हुए हैं, उनको सब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इसीलिए कहते हैं शुरू से पढ़ते, थोड़ा थोड़ा पढ़ते। अभी के टाइम पे एक समय पे पूरा एक टॉपिक पढ़ रहे हो, थोड़ा दिक्कत तो आएगी। चलो भाई, मैंने क्या बताया, दवा अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे दवा का भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, तरल रूप की दवाएं ठोस रूप की तुलना में अधिक अच्छे तरीके से अवशोषित होती है। यस, सिरप और टैबलेट की बात करें तो सिरप बेहतर एब्जॉर्ब होगा। कण आकार यानी पार्टिकल साइज, छोटे कण आकार वाली दवाओं के अवशोषण बेहतर होते हैं। सांद्रता, कंसंट्रेशन, यानी अधिक सांद्र वाली दवाएं पतले घोल के कंपैरिजन में जल्दी अवशोषित होगी, है ना। हाँ, घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबल ड्रग दवाएं जल में घुलनशील दवाओं की तुलना में आसानी से अवशोषित होते हैं। याद रखना, लिपिड सॉल्युबल ड्रग। अच्छा, क्यों लिपिड सॉल्युबल ड्रग इजीली एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि आपका बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो भी लिपिड का ही बना है, इसीलिए। अवशोषण सतह, छोटी आंत से दवाओं का अवशोषण पेट की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि वहां पर अब्जॉर्प्शन सरफेस ज्यादा होता है। दवा का पीएच, यस, अम्लीय दवाएं पेट से बेहतर अवशोषित होती हैं, पेट में ज्यादा बढ़िया होती हैं, जैसे सेलिसाइलेट्स। जबकि क्षारीय दवाएं आंत में बेहतर अवशोषित होती हैं, जैसे इफेड्रीन। ठीक है। चलो, अब पहले क्वेश्चन करो, आंसर करो, फिर मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखोगे। एक बच्चा का बहुत अच्छा सवाल है, सर इतना बड़ा लिखेंगे कैसे, बताते हैं कैसे लिखोगे।
देखो ड्रग एब्जॉर्प्शन होता क्या है बताओ भाई, क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन टिश्यूज, मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, या फिर एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। तो याद रखना ड्रग एब्जॉर्प्शन का मतलब है मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ड्रग मूव करेगा ब्लड में, करेक्ट? हाँ चलो आंसर कर दिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हिम्मत मत हारना, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बाउंस कर जाएंगी, कुछ चीज़ें हो जाएंगी जो सीधा दिमाग में हिट करेंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो बगल से निकल जाएगा। अगर आप पिच पे टिके रहोगे तो रन बनेगा, अगर खुद ही आउट होगे मतलब कुछ खुद ही डर से भाग जाओगे पिच से तो कहाँ से रन बनेगा। कुछ बॉल होता है जिसको जाने देना होता है कि कोई बात नहीं जाओ, उसका प्रैक्टिस करेंगे तब होगा, ठीक है? तो इसलिए जो नए बच्चे हो उनको पेशेंस रखना होगा, समझना होगा, कोई बात नहीं एक बार में नहीं हुआ दोबारा देख लेंगे हम, है ना? बाकी समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन से समझो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैसिव डिफ्यूजन रिक्वायर्स, क्या पैसिव डिफ्यूजन में एनर्जी की जरूरत होती है? क्या एनर्जी की जरूरत होती है? नो। कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है? नो। बोथ एनर्जी एंड कैरियर, या नाइदर एनर्जी नॉर कैरियर। तो आंसर हो जाएगा डी, ना ही हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना ही हमें कैरियर की जरूरत पड़ती है, ना ही हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना ही हमें कैरियर फैसिलिटेट में। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेगा तो उसमें एनर्जी की भी जरूरत है कैरियर की भी जरूरत है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलेगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलेगा तो उसमें अलग से फैसिलिटी यानी कैरियर प्रोटीन की जरूरत है, एनर्जी की नहीं। विच ड्रग्स आर बेस्ट एब्जॉर्ब बाय द पैसिव डिफ्यूजन, इसमें से कौन सा ड्रग है जो बहुत अच्छे तरीके से पैसिव डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होगा? आयनाइज्ड ड्रग, वाटर सॉल्युबल ड्रग, नॉन आयनाइज्ड या लिपिड सॉल्युबल ड्रग, या लार्ज मॉलिक्यूलर ड्रग्स। देखो वाटर सॉल्युबल बोल दो या आयनाइज्ड बोल दो, दोनों का नाम एक ही है। जो आयनाइज्ड होंगे वो वाटर सॉल्युबल होंगे, इसीलिए वाटर सॉल्युबल ड्रग कभी भी बढ़िया से पैसिव डिफ्यूजन नहीं कर पाएगा क्योंकि हमको चाहिए लिपिड सॉल्युबिलिटी, और जो लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी वो नॉन आयनाइजिंग होगा। नॉन आयनाइज्ड लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, आंसर हो जाएगा सी। सारे बच्चे कर भी रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नॉन आयनाइज्ड लिपिड सॉल्युबल ड्रग इजिली एब्जॉर्ब होता है, करेक्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इन्वॉल्व्स। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? यूज ऑफ एटीपी, क्या एटीपी का यूज होता है? मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेडियंट, या तो कैरियर प्रोटीन्स, नो सेलेक्टिविटी। तो याद रखना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने बताया था एक अलग से फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है और वो फैसिलिटी होता है कैरियर प्रोटीन, आंसर सी, है ना? क्योंकि ये भी डिफ्यूजन है तो कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है ना? ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जाता है ना कि अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब वह विपरीत, विपरीत नहीं, हाई टू लो ही होता है। कैरियर प्रोटीन होगा यहाँ पे आंसर सी। नेक्स्ट है इंडोसाइटोसिस मेनली यूज्ड फॉर। इंडोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस, यहाँ पर सेल अपने अंदर वेसिकल बना लेता है और उसके अंदर ड्रग मॉलिक्यूल को समा लेता है, इनगल्फ कर लेता है। ये किसके लिए होता है? छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं, बड़े मॉलिक्यूल, लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए। लिपिड सॉल्युबल ड्रग तो होगा तो पैसिव डिफ्यूजन हो जाएगा, नहीं। गैसेज नहीं, लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए, आंसर नंबर डी। समझ गए? पहले तो जिसको कम से कम 50% भी समझ में आया वो कमेंट में दिल बनाओ। जिनको 50% भी समझ में आया कि क्या होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन, मैं रिपीट करूंगा, क्या होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन? दिल तोड़ के, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफा। अरे भैया लाल लाल वाला दिल बनना चाहिए कमेंट में, देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। कुछ देर तक बनाओ यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं क्लास के लिए। हाँ वाह ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो सभी बच्चों को अच्छा लग रहा है, करेक्ट? हाँ चलो सभी बच्चों को अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। एक तो पहली बात है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ ड्रग एब्जॉर्प्शन आ जाएंगे, जैसे 2025 में आया था ना। अरे आया था 2025 में PYQ में, हमने सॉल्व भी कराया। अगर एक क्वेश्चन सिर्फ 5 नंबर में आ गया तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? क्या होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन, डेफिनेशन। उसके बाद लिखना है इसका टाइप, उसके बाद इसका लिखना है टाइप।
टाइप में लिखना है पैसिव डिफ्यूजन, फिर एक्टिव फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। ये 4 प्रकार है और चारों प्रकार के बारे में कम से कम 2-2 या 3-3 लाइन। जैसे पैसिव डिफ्यूजन में सबसे मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है, कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। हाँ, कम से कम 3-3 लाइन लिख दोगे सबके बारे में, हो जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। उसके बाद लिखना फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कम से कम 5 पॉइंट लिखना, जैसे फिजिकल स्टेट, पार्टिकल साइज, कंसंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी, है ना, ये सब चीज़ें हैं। ये पॉइंट्स लिखोगे, आपके आंसर परफेक्ट होंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिफाइंड ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो लिखना ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है, आराम से डेफिनेशन। कई बार हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, दोनों में अंतर बताओ, तो पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट बता देना। यानी एक क्वेश्चन से काफ़ी सारी चीज़ें कवर होंगी। मैं बताया ना, यहाँ टॉप 20 जो कर लेगा उसका लॉन्ग भी कवर होगा, पेपर इससे बाहर जाएगा ही नहीं। टॉप 20 से आपका लॉन्ग भी कवर होगा, शॉर्ट भी कवर होगा, दोनों चीज़। प्रकाश ठाकुर का कहना है सर अब है, सर ये क्या बोल रहे हैं, प्रकाश ठाकुर जी बोल रहे हैं सर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है। डाइल्यूट मतलब है पतला, जैसे एक घोल है, सॉल्यूशन है, उसमें चीनी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो कंसंट्रेटेड होगा जिसमें ज़्यादा चीनी हो, और अगर डाइल्यूट है जिसमें पतला हो, पतला सॉल्यूशन। चलो अब अगला टॉपिक है, चाहे 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे या 2 घंटा लगे, हर रोज एक क्वेश्चन पढ़ो, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आगे चल के, फिर आपका दिक्कत हो जाएगा, आप फंस जाओगे। एक क्वेश्चन में 2 हिस्सा था, एक हमने ड्रग एब्जॉर्प्शन पढ़ा दिया, अब दूसरा है बायो अवेबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेबिलिटी। ये बहुत इजी पोर्शन है, आसानी से हो जाएगा। देखो भैया हमने क्या बताया, ड्रग एब्जॉर्प्शन आपने पढ़ लिया, देखो क्वेश्चन 2 था। अब है दूसरा बायो अवेबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेबिलिटी, यानी क्या होते हैं बायो अवेबिलिटी और कौन से फैक्टर्स है जो अवेबिलिटी, बायो अवेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, है ना। हर क्लास आपके लिए कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स करता है मिनिमम, समझ रहे हो बात को, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। चलो, क्या होता है बायो अवेबिलिटी और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो बायो अवेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो देखो बायो अवेबिलिटी का मतलब क्या होता है, बायो अवेबिलिटी का मतलब है कि आपका अगर जो 100 mg, जैसे दीदी को बुखार हुआ, दीदी ने 100 mg का दवा लिया, 100 mg दवा लिया, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ 100 mg, जब वो 100 mg दवा लिए तो वो दवा पेट में गया, तो ऐसा नहीं कि 100 का 100 mg ब्लड तक पहुंच गया, ऐसा होता है क्या, बताओ, ऐसा होता है। कोई बच्चा बोल रहा है 20 क्लास में 100 मार्क्स, अरे भैया कुछ 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 क्लास ऐसा भी हो जिससे क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, है ना, लेकिन आप छोड़ दोगे इसका मतलब ये तो नहीं है। तो यार आप लोग लपेट के हमको जान मार दोगे यार, लो मार दो यार क्या चाहते हो, छोड़ देने का क्लास। नहीं, याद रखना 100 का 100 mg नहीं जाता है, कितना जाता है, लगभग 60 से 70 mg। तो जितना मात्रा ड्रग का अनचेंज यानी प्योर फॉर्म में ब्लड तक पहुंचा फॉर थेरेपेटिक एक्शन, उसको बायो अवेबिलिटी कहते हैं। बायो अवेबिलिटी क्या है, दवा का वह मात्रा जो कि आपके ब्लड तक अनचेंज यानी प्योर फॉर्म में पहुंचा एक्शन शो करने के लिए। जैसे 100 mg दवा खाएं तो उसका 60 से 70 mg पहुंचता है ना, तो वो हो गया उसका बायो अवेबिलिटी 60 से 70 mg। अगर कोई दवा सीधा इंजेक्शन लगा दो, वो भी आईवी, सीधा आईवी इंट्रावेनस इंजेक्शन, वेन में, यानी सीधा ब्लड में डाल देंगे, अगर 2 ml का इंजेक्शन देंगे तो 2 का 2 ml कहाँ चल जाएगा, ब्लड में, तो इसकी बायो अवेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 100%। यानी अगर आईवी रूट से देंगे तो 100% हो जाएगा ना, क्यों क्यों हो जाएगा 100%, क्योंकि भैया वो सीधा खून में ही चला गया, हमको खून में ही नापना था कितना गया, है ना। हाँ, तो याद रखना ओरल रूट, चूंकि ओरल रूट में आप दवा जब खाते हो
तो ओरल रूट से जब आप दवा खाते हो तो उस समय दवा पेट में जाने के बाद तुरंत ब्लड में नहीं जाती है, पहले हेपेटिक पोर्टल वीन सिस्टम के द्वारा लीवर में जाता है और वहाँ पे कुछ हिस्सा मेटाबोलाइज हो जाता है, और मेटाबोलाइज्ड हिस्सा जो पार्ट इनएक्टिव हुआ वो वहीं से किडनी में जाके बाहर निकल जाता है, एंड आपका लगभग 60 से 70% हिस्सा ही ब्लड में जाता है। तो इसीलिए चूंकि यहां पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, जब आप दवा ओरली खाते हो तो उस दवा का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, कहां होता है? लीवर में होता है। कहां होता है? लीवर में होता है ना। इसलिए ओरल रूट का बायो अवेलेबिलिटी कम होता है, इफेक्ट भी कम होता है। जबकि अदर रूट के बारे में बात करें, जैसे आईवी रूट, आईएम रूट, इंजेक्शन वगैरह हो गया, उसमें फर्स्ट पास, और किसी में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ना के मतलब नहीं होता है, या तो ना के बराबर होता है, जिससे आपका उसका बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, चलो अब क्या है बायो अवेलेबिलिटी, देखो बायो अवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेट यानी स्पीड एंड एक्सटेंट यानी अमाउंट टू विच अ ड्रग रीचेज इट्स टारगेट ऑर्गन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन इन अनचेंज फॉर्म इट्स डोजेस फॉर्म। यानी कि बायो अवेलेबिलिटी कुछ इस तरीके से परिभाषित की जाती है कि किस रेट से यानी किस स्पीड से और कितना मात्रा ड्रग पहुंचा टारगेट ऑर्गन तक। टारगेट ऑर्गन कैसे पहुंचेगा? ब्लड के माध्यम से। यस, तो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, है ना, कोई भी डोजेस फॉर्म में ले लो दवा, चाहे टैबलेट ले लो, कैप्सूल ले लो, या सस्पेंशन ले लो, इंजेक्शन ले लो, कितना मात्रा ब्लड तक पहुंचा उसको हम लोग बायो अवेलेबिलिटी कहेंगे। बायो अवेलेबिलिटी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डोजेस फॉर्म। यस, एक फीचर होता है कि हाँ भैया किस रूट से दवा देंगे तो बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 100 mg ऑफ ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड ओरली, अगर कोई पर्सन 100 mg का दवा ओरली एडमिनिस्टर करता है तो 70 mg ऑफ ड्रग आर एब्जॉर्ब अनचेंज्ड, यानी उसका 70 mg ही अनचेंज फॉर्म में ब्लड तक पहुंचेगा, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी 70% हो गई, यानी द बायो अवेलेबिलिटी इज 0.7 या 70%। एंड अगर ड्रग को इंजेक्ट कर देंगे आईवी यानी इंट्रावेनस रूट से, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगी 100%, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अदर फैक्टर काम नहीं करेगा, वो सीधा ब्लड तक पहुँचा, इसलिए वो 100% तक हो जाएगा। और काफ़ी बार पूछा गया सवाल है कि बताओ इंट्रावेनस रूट से बायो अवेलेबिलिटी कितना होता है, तो आप लिखना है 100%। क्या लिखोगे? 100%। ठीक है, समझ गए? करेक्ट, बहुत बढ़िया। यानी जैव उपलब्धता बायो अवेलेबिलिटी को उस दर यानी गति और मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जितनी दवा आपने डोजेस फॉर्म, टैबलेट, कैप्सूल या सस्पेंशन आदि से बिना बदले हुए लक्ष्य अंग तक पहुंचता है, यानी टारगेट ऑर्गन तक कितना पहुंचा। जैव उपलब्धता डोजेस फॉर्म की महत्वपूर्ण विशेषता है। उदाहरण, यदि किसी दवा की 100 mg मात्रा मौखिक रूप से दी जाए और उसमें 70 mg दवा बिना बदले अवशोषित हो जाए तो उसकी जैव उपलब्धता 0.7 या 70% होगी, और जब इंट्रावेनस इंजेक्शन दे दी गई तो उसकी जैव उपलब्धता 100% हो जाएगी, यानी बायो अवेलेबिलिटी 100% हो जाएगा। सौरभ कनौजिया जी, जो आपका सवाल है वो भी बताएंगे। सर जी मेरे यहाँ किडनी चोरी हो रही है, क्या बात कर रहे हो यार। चलो, चलो भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी में है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी में अलग अलग फैक्टर्स हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल फैक्टर होते हैं तो कुछ फार्माकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल फैक्टर में डोजेस फॉर्म, जैसे अलग अलग डोजेस फॉर्म की बायो अवेलेबिलिटी अलग अलग होगी। अगर टैबलेट की बात करें, कैप्सूल की बात करें, इंजेक्शन की बात करें, लिक्विड की बात करें, तो सबका बायो अवेलेबिलिटी अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन सबका अलग अलग तरीके से होता है। जो जितना ज़्यादा बेटर एब्जॉर्ब होगा उसका बायो अवेलेबिलिटी उतना बेहतर होगा। तो डिफरेंट डोजेस फॉर्म हैव डिफरेंट डिजोल्यूशन रेट्स एंड एब्जॉर्प्शन प्रोफाइल। इंजेक्टेबल्स, खास करके इंजेक्टेबल्स की मैं बात करूं, जनरली हैज़ द हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी। जितने भी इंजेक्टेबल्स हैं, चाहे वो आईएम हो, आईवी हो, एससी हो, इंट्राडर्मल हो, सबका आपका बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होता है, सिंस दे बाईपास द डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम को बाईपास करते हैं, उसमें जाते ही नहीं है। वाइल ओरल फॉर्म, जब ओरल रूट से देते हो तो वो ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, उसकी बायोलिटी कम होती है, क्योंकि वो आपके जीआईटी सिस्टम के द्वारा जाता है। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, जैसे आपके पेट में बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, पहले से खाना होता है, एसिडिक माहौल होता है, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड होता है और उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। वही चीज़ें लिख रहा है वहाँ पर। जैव उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स, फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स,
फार्मास्यूटिकल फैक्टर में आया डोजेस फॉर्म, विभिन्न डोजेस फॉर्म जैसे टैबलेट हो, कैप्सूल हो, इंजेक्शन हो या तरल की घुलन दर और अवशोषण अलग अलग होती है। इंजेक्शन रूप में जैव उपलब्धता सामान्यतः अधिक होती है क्योंकि वह पाचन तंत्र को बाईपास करता है। बाईपास मतलब उसमें जाना नहीं, उसको हट के जाना, जबकि मौखिक दवाएं कई कारकों से प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है। दूसरा है पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया। पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा एब्जॉर्प्शन उतना बढ़िया होगा। अगर एब्जॉर्प्शन बढ़िया होगा तो बायो अवेबिलिटी उतनी अच्छी होगी। वही बोल रहा है स्मॉलर पार्टिकल साइज इंक्रीजेस सरफेस एरिया। यस, जितना छोटा पार्टिकल साइज उसका सरफेस एरिया उतना बढ़िया। लीडिंग टू फास्टर डिजोल्यूशन, उतने तेजी से डिजोल्यूशन बढ़िया होगा एंड फिर बेटर एब्जॉर्प्शन होगा। और अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा, अगर एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा तो जैसे नैनो पार्टिकल्स और माइक्रो आयनाइज्ड फॉर्म्स ऑफ ड्रग में इंप्रूव बायोलिटी, जैसे कुछ नैनो पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो आयनाइज्ड फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे फॉर्म होते हैं, उसकी बायो अवेलेबिलिटी बेहतर होती है। जैसे ड्रग सॉल्युबिलिटी, करेक्ट, अगर कोई पुअरली वाटर सोल्यूबल ड्रग्स है, यानी कि वाटर सोल्यूबल ड्रग पुअरली है, सही से वाटर में घुल ही नहीं रहा है, टेंस टू बी हैव रिड्यूस्ड बायोअवेलेबिलिटी, जाहिर सी बात है उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। पानी में घुल ही नहीं रहा है तो उसका डिजोल्यूशन रेट कम हो जाएगा ना, जल्दी पेट में घुलेगा ही नहीं। अगर घुलेगा नहीं तो एब्जॉर्ब कहाँ से होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड तक पहुंचेगा कहाँ से, जब ब्लड तक नहीं पहुंचेगा बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। वही वाली बात बोल रहा है, पुअरली वाटर सोल्यूबल ड्रग्स रिड्यूस्ड बायोअवेलेबिलिटी एज देयर डिजोल्यूशन रेट इज स्लोअर, क्योंकि उसका डिजोल्यूशन रेट स्लोअर हो जाएगा। फॉर्मुलेशन यूजिंग सोल्यूबलाइजर्स, फिर हम लोग उसमें सोल्यूबलाइजर यूज करते हैं या इमल्सीफायर, जिससे उसका डिजोल्यूशन रेट या एब्जॉर्प्शन रेट बढ़िया होता है एंड इंक्रीज होता है। ठीक है, वही चीजें हिंदी में लिख रहा है, जैसे पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया। हाँ, छोटे कण आकार वाले सतह क्षेत्र बढ़ते हैं, जितना छोटा आकार होगा उसका सतह क्षेत्र बढ़ेगा और दवा आसानी से घुलती और बेहतर अवशोषित होती है। जैसे नैनो पार्टिकल्स और माइक्रो क्या कहता है, माइक्रो क्या लिखा है, माइक्रोनाइड नाइड क्या है, माइक्रो आयोनाइज्ड, हाँ, माइक्रो आयोनाइज्ड रूप जैव अवलब्धता बढ़ा देते हैं। ड्रग सॉल्युबिलिटी यानी दवा की घुलनशीलता, कम जल घुलनशील दवाओं की जैव उपलब्धता कम होती है क्योंकि दवा घुलन दर कम हो जाएगी, है ना। सोल्युबलाइजर और इमल्सीफायर का उपयोग करके घुलन दर और अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है। हाँ, ये भी मैटर करता है रिलीज मैकेनिज्म, दवा कितने बेहतर तरीके से रिलीज हो रही है कि नहीं। हाँ, कंट्रोल्ड और सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस आर डिजाइन टू रिलीज ड्रग ओवर टाइम विच कैन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर जैसे पेंटॉप डीएसआर, तो वो सस्टेन रिलीज दवा है, जाहिर सी बात है वो दवा धीरे धीरे रिलीज होगी, तो अचानक से आपके ब्लड में बहुत सारा ड्रग नहीं पहुंचेगा, धीरे धीरे पहुंचेगा, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। जबकि अगर कोई दवा फास्ट रिलीज है, तुरंत से रिलीज हो रहा है ना, पेट में गया तुरंत से डिसइंटीग्रेट हो गया, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी अचानक से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो तुरंत से ब्लड में पहुंच जाएगा, है ना। तो वही बोल रहा है, अगर कोई दवा नियंत्रित या सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन है तो वह धीरे धीरे छोड़ते हैं, जिससे अवशोषण की मात्रा गति प्रभावित होती है। समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे हो बात को। फरहान कह रहे हैं सर आज फ्राइडे है, नमाज पढ़ने जाना है। कोई बात नहीं फरहान भाई, चले जाना थोड़ी देर बाद, 5 मिनट के बाद, ठीक है, चलो 5-10 मिनट के बाद चले जाना, हो जाएगा क्लास खत्म। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स में डोजेज फॉर्म आते हैं, अलग अलग डोजेज फॉर्म है, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, लिक्विड। अगर ऐसी बातों को मानने लग गए तो कोई कहेगा मंगलवार है सर आज हमको हनुमान चालीसा पढ़ने जाना है, कोई कहेगा सोमवार है सर आज हमको महादेव पाठ करने जाना है। तो फिर भाई ये आपका पर्सनल है, मैं हर धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये आपकी निजी चीज़ें हैं, इसका ख्याल आपको खुद रखना होगा और बेहतर तरीके से मैनेज कीजिए, और ये ज़रूरी होता है। मैं एज ए पर्सन, चूँकि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, आध्यात्मिक पर्सन हूँ, हर एक धर्मों का सम्मान करता हूँ, और चाहे वो नमाज हो या हनुमान चालीसा हो, इज़ अ मेथड ऑफ मेडिटेशन। ये एक मेडिटेशन का रूप है, ताकि आपका ध्यान एक जगह एकाग्र हो और आप अपने लाइफ में फोकस कर पाओ एंड आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करो। ये बहुत अच्छी बात है ना, नो डाउट करना चाहिए, अच्छी बात है ना। नहीं, अहमद भाई बोल रहे हैं ऐसा मत देखो, मैं आपके धर्म को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं तो बताया हमारे भी धर्म में है भाई। अगर कोई मंगलवार बोलेगा हमको हनुमान चालीसा पढ़ने जाना है, बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है, तो फिर हम समझ रहे हो बात को, हम कैसे इन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। और एग्ज़ाम भी है, तो ये बिल्कुल अच्छी चीज़ें हैं, इसको आप मैनेज करिए, और हम आपके भावनाओं का सम्मान करते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। हाँ, आपको समय दिया जाएगा, आप आराम से अपने नमाज को पढ़िए, ये अच्छी चीज़ है, बिल्कुल इसको फॉलो करिए, अच्छी बात है।
हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके का कोई जातिगत भेदभाव यहाँ पे नहीं करना है भाई, अच्छे से पढ़ाई करो। फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स, फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स, अगर मैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की मैं बात करूं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की मैं बात करूं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो देखो हाँ कुछ फार्माकोलॉजिकल फैक्टर हैं। अगर कोई दवा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, यस। अगर ड्रग्स को आप एडमिनिस्टर करते हो ओरली, अगर ओरली ड्रग एडमिनिस्टर करते हो तो आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द जीआईटी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के द्वारा एब्जॉर्ब होगा, एंड मस्ट पास थ्रू द लीवर, है ना, बिफोर एंटरिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर करने से पहले। तो वो आपका क्या होता है, जब आप ओरली दवा लेते हो तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले ही लीवर में मेटाबोलाइज हो जाता है, जिस वजह से उसकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है। और जाहिर सी बात है ड्रग्स एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर, याद रखना कहाँ होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में होता है। मे हैव लो बायो अवेबिलिटी ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इसकी बायो अवेबिलिटी कम होती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से, ठीक है। चलो, मौखिक रूप से दी गई दवाएं जठरांत्र मार्ग में अवशोषित होकर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले वह यकृत में गुजरती हैं, एंड ये दवाएं यकृत में अधिक मात्रा में मेटाबोलाइज हो जाती हैं, उनकी जैव उपलब्धता प्रथम पास मेटाबॉलिज्म के कारण कम हो जाती हैं। फिर है परमिएबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन, यस। कुछ दवाएं ड्रग मस्ट पास थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन टू रीच द ब्लड स्ट्रीम, यस। दवा ब्लड स्ट्रीम में कैसे पहुंचेगा, जब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, हाँ। तो लिपोफिलिक ड्रग, जो फैट सोल्यूबल ड्रग हैं, वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, जबकि हाइड्रोफिलिक ड्रग या वाटर सोल्यूबल ड्रग है उसको पहुंचने में दिक्कत होती है, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। ड्रग्स विथ पुअर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी हैज रिड्यूस्ड बायोअवेलेबिलिटी, जिसमें मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी कम है, यानी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। यानी परमिएबिलिटी और एब्जॉर्प्शन, पारगम्यता और अवशोषण। दवाओं को रक्त प्रवाह तक पहुंचने के लिए जैविक झिल्लियों यानी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को पार करना पड़ता है। लिपोफिलिक वसा में घुलनशील दवाएं झिल्लियों को हाइड्रोफिलिक जैसे जल में घुलनशील दवाओं को तुलना में आसानी से पार कर सकती हैं। जिन दवाओं की झिल्ली पारगम्य कम होती है उनकी जैव उपलब्धता भी कम हो जाती है। जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पीएच, बस खत्म हो गया, लास्ट पार्ट है ना, बस खत्म हो गया, फिर एमसीक्यू कर लेना, हो जाएगा। चलो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच की मैं बात करता हूं। द पीएच ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन कैन इन्फ्लुएंस द आयनाइजेशन स्टेट ऑफ ड्रग। जाहिर सी बात है, आपको पेट का पीएच कैसा होता है, एसिडिक पीएच होता है, जबकि इंटेस्टाइन का पीएच कैसा होता है, इंटेस्टाइन का पीएच होता है बेसिक। कैसा होता है, बेसिक होता है। एसिडिक पीएच, बेसिक पीएच, करेक्ट, हाँ। तो पीएच ऑफ द स्टमक, स्टोमक का जो पीएच है एंड इंटेस्टाइन इन्फ्लुएंस करता है आयोनाइजेशन स्टेट ऑफ ड्रग, अफेक्टिंग द इट्स सॉल्युबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन, यस। इसकी सॉल्युबिलिटी और एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, वीक एसिड्स आर बेटर एब्जॉर्ब इन एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ द स्टोमक, यस। जो भी वीक एसिडिक ड्रग है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा जैसे पेट में है, जबकि वीक बेस बेटर एब्जॉर्ब होगा बेसिक इन्वायरमेंट में जैसे इंटेस्टाइन में, है ना, वहाँ पे उसकी बायोअवेलेबिलिटी उस हिसाब से होगी। यानी पेट और आंतों का पीएच दवाओं के आयनीकरण में प्रभाव करता है, जिससे उसकी घुलनशीलता और अवशोषण प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए कमजोर अम्लीय दवाएं पेट के अम्लीय वातावरण में बेहतर अवशोषित होती हैं, जबकि कमजोर क्षारीय दवाएं आंतों के क्षारीय वातावरण में बेहतर अवशोषित होती हैं, ठीक है, हाँ। अब ब्लड फ्लो टू एब्जॉर्प्शन साइट, जहां पर उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहां पर ब्लड फ्लो कैसा है, अगर ब्लड फ्लो बढ़िया है तो एब्जॉर्प्शन बढ़िया होगा। तो एडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी जहां पर भी दवा को एब्जॉर्ब हो रहा है वहां पर अगर ब्लड फ्लो बढ़िया है, जैसे जीआईटी या स्किन या मसल्स, वहां से अच्छे एब्जॉर्ब होंगे। इज नेसेसरी फॉर ड्रग मॉलिक्यूल टू एंटर सर्कुलेशन। पुअर सर्कुलेशन, अगर अच्छा सर्कुलेशन नहीं है तो रिड्यूस हो जाएगी ड्रग्स की बायोअवेलेबिलिटी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन बढ़िया नहीं होगा। यानी कि आपका एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली मतलब प्रोपोर्शनल टू बायोअवेलेबिलिटी, यानी अगर एब्जॉर्प्शन बढ़िया होगा तो बायोअवेलेबिलिटी अच्छी होगी, अगर एब्जॉर्प्शन खराब होगा तो बायोअवेलेबिलिटी भी खराब होगा। ब्लड फ्लो टू एब्जॉर्प्शन साइट, यानी अवशोषण स्थल पर रक्त प्रवाह। अवशोषण स्थल जैसे जठरांत्र मार्ग, त्वचा या मांसपेशियां पर पर्याप्त रक्त प्रवाह आवश्यक होता है ताकि दवा के अणु रक्त परिसंचरण में प्रवेश कर सके। कमजोर रक्त प्रवाह से दवा की जैव उपलब्धता कम हो सकती है, यस। चलो, फाइनली ये आपका हो गया, पहले क्वेश्चन कर लो उसके बाद फिर हम लोग आगे करेंगे। चलो, जवाब दो भाई।
देखो भाई, हम लोग पढ़ने आते हैं, पढ़ाने आते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, आप लोग भी दिल लगा कर पढ़िए, अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ बहुत पछताओगे दोस्त। बायो सोचोगे ये 20 दिन, बस ये 20 दिन मैं बोल रहा हूँ ना, आप दे दो अपना सब कुछ, जी मुँह त्याग करके काम बन जाएगा आपका। बायो अवेबिलिटी ऑफ इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर्ड ड्रग इज कितना होता है? 50%, 70%, 90%, 100%। तो आईवी रूट से जो दवा एडमिनिस्टर की जाती है उसकी बायोअवेबिलिटी 100%। आंसर डी, पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 100%। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑकर्स इन, कहाँ होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? जवाब दो, कहाँ होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? किडनी में, लंग्स में, लीवर में या स्किन में? तो याद रखना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में। और किस रूट से होता है? ओरल रूट से। जब ओरली रूट दवा आप खाते हो तो पेट में जाता है, पेट से फिर लीवर में जाता है, फिर तब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। करेक्ट आंसर सी, लीवर। लिपोफिलिक ड्रग्स, लिपोफिलिक ड्रग्स क्या होते हैं? पुअरली एब्जॉर्ब्ड, इजिली अक्रॉस मेम्ब्रेन, डू नॉट डिजॉल्व, आर इनएक्टिव। लिपोफिलिक ड्रग्स, तो जो लिपोफिलिक ड्रग हैं, यानी लिपोफिलिक यानी लिपिड सोल्यूबल, और सोचो लिपिड सोल्यूबल है और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी आपके सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड का बना हुआ है, तो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। इजिली क्रॉस मेम्ब्रेन, इजिली क्रॉस मेम्ब्रेन, बहुत इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। बन रहा है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन बनना चाहिए दोस्त। एक पंथ तीन काज, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन से आपका शॉर्ट भी कवर होगा, ऑब्जेक्टिव भी कवर होगा, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़ो। वीकली एसिडिक ड्रग्स आर बेस्ट एब्जॉर्ब्ड इन, वीकली एसिडिक ड्रग कहाँ अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे? तो देखो भैया, एसिडिक ड्रग है, एसिडिक माहौल में होगा। एसिडिक माहौल कहाँ होता है? पेट में, इंटेस्टाइन में, ब्लड में या लीवर में? मैंने बताया है कि आपका जो पेट होता है यहाँ पर pH 1.2 to 1.8 होता है, बहुत हाईली एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि HCl एसिड पाया जाता है, इसलिए यहाँ का माहौल एसिडिक होता है। तो एसिडिक ड्रग है तो एसिडिक माहौल यानी पेट में ही एब्जॉर्ब होगा, जबकि इंटेस्टाइन में याद रखना बेसिक माहौल होता है, बेसिक 7.7 से प्लस pH होता है ना? तो इस वजह से ये इंटेस्टाइन में आपका क्या हो जाता है? बेसिक ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं। चलो, तो फाइनली आपका यहाँ पर क्लास होता है फिनिश। क्या क्या समझे, क्या क्या सीखे, बताओ क्या क्या सीखे भाई? आपने सीखा क्या होता है बायो अवेबिलिटी, क्या होता है बायो अवेबिलिटी, है ना? और फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेबिलिटी। बायो अवेबिलिटी का मतलब है कि किस रेट से और कितना मात्रा दवा का टारगेट ऑर्गन तक पहुंच रहा है, अनचेंज फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, ताकि एक्शन शो करे, उसको बायो अवेबिलिटी कहते हैं। अगर कोई पर्सन 100 mg की दवा लिया है तो उसका अगर 70 mg ब्लड तक पहुंचा तो उसका मात्रा कितना हो गया? बायोअवेबिलिटी 70%, आईवी रूट का 100%। इसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल फैक्टर, फार्माकोलॉजिकल फैक्टर। फार्मास्यूटिकल फैक्टर में जैसे डोजेस फॉर्म पर डिपेंड करता है कि दवा किस फॉर्म में है, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन। जैसे आपका इंजेक्शन है तो उसका बेटर बायो अवेबिलिटी होगा टैबलेट कैप्सूल के कंपैरिजन में। जैसे सिरप और टैबलेट कैप्सूल की बात करें तो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में लिक्विड का ज़्यादा बढ़िया होगा। वही बोल रहा है पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया, यस, जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, बायोअवेबिलिटी अच्छी होगी। ड्रग सॉल्युबिलिटी, यानी जितना अच्छा पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग, अगर जल में घुलनशील नहीं है तो उसका डिजोल्यूशन रेट कम हो जाएगा। जब डिजोल्यूशन रेट कम हो जाएगा तो दवा अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, उसकी बायोअवेबिलिटी कम हो जाएगी। रिलीज मैकेनिज्म, अगर दवा धीरे धीरे रिलीज हो रही है, कंट्रोल रिलीज टैबलेट है, सस्टेन रिलीज टैबलेट है, तो जाहिर सी बात है बायोअवेबिलिटी कम रहेगी। जबकि फार्माकोलॉजिकल फैक्टर की मैं बात करूं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हाँ, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जैसे ओरल रूट से होता है, इसके वजह से इसकी बायोअवेबिलिटी कम होती है। जब भी दवा ओरली लेते हैं तो वो दवा पहले लीवर में जाती है, तब ब्लड में जाती है, इस वजह से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, और वहाँ पे दवा की मात्रा कुछ कम हो जाती है। फिर परमिएबिलिटी, हाँ, कुछ दवा अगर परमिएबल है, लिपोफिलिक है यानी लिपिड सोल्यूबल है, तभी इजिली क्रॉस कर पाएगी। अगर वाटर सोल्यूबल है तो इजिली क्रॉस नहीं कर पाएगी, करेगी लेकिन मुश्किल होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच, एसिडिक ड्रग एसिडिक माहौल यानी स्टमक में ही होगा, बेसिक ड्रग बेसिक माहौल यानी इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होगा और वहाँ से उसका बायोअवेबिलिटी बेहतर होगी। ब्लड फ्लो टू एब्जॉर्प्शन साइट, यानी एब्जॉर्प्शन साइट पर ब्लड फ्लो कैसा है ना? पुअर सर्कुलेशन होगा तो उतना अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बायोअवेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना? एंड फिर क्वेश्चंस कराएं, एंड ओवरऑल आपका आज का क्वेश्चन सक्सेसफुली कवर हो गया। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए, और कोई डाउट हो
तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हाँ, देखो भाई, चैट को थोड़ा इग्नोर करना सीखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर स्कॉलरशिप के बारे में कुछ बताओ। स्कॉलरशिप के बारे में आपको कॉलेज से जानकारी मिलेगी जी। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अब अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।